7 अक्टूबर को हमास ने बहुत बड़ा हमला किया इजराइल के ऊपर। उसके बाद बीबीसी ने हमास के लिए हमास फाइटर्स और मिलिटेंट ग्रुप का इस्तेमाल किया, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बीबीसी को खरी खोटी सुना दी और कहा कि हमने हमास को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेजिग्नेट किया है, तो आप ये वर्ड क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। आज के समय में देखो अनेकों देशों ने, जैसे यूएस, यूके, इजराइल, इन सब देशों ने हमास को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेजिग्नेट किया है। बट देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हमास जो है एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक मिलिटेंट ग्रुप है जो काम कर रहा है पैलेस्टीन को आज़ाद करवाने के लिए। साफ तौर पे जो इजराइल का सपोर्ट करते हैं वो ये बोलते हैं कि हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और जो पैलेस्टीन का समर्थन करते हैं उनमें से बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मिलिटेंट ग्रुप है। किसको कौन सपोर्ट करता है, इन सब चीज़ों को साइड में रख के एक बार फैक्ट्स के बेस पे बात करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखो टेररिस्ट कौन है, मिलिटेंट कौन है, इसकी कोई सर्वमान्य डेफिनेशन है नहीं। मतलब ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है जो यूएन के द्वारा बोली गई हो और जिसको सभी देश मानते हों। किसी एक देश में किसी को टेररिस्ट माना जाता है तो दूसरे देश के लिए वो पर्सन फ्रीडम फाइटर हो सकता है, रेवोल्यूशनरी हो सकता है। जैसे हमारे देश का एग्जांपल लीजिए, कश्मीर के जो टेररिस्ट हैं पाकिस्तान उनको फ्रीडम फाइटर और रेवोल्यूशनरी बताता है। पाकिस्तान जैसे देश तो टेररिज्म में भी डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो गुड तालिबान, और पाकिस्तान में जो तहरीक तालिबान है जो पाकिस्तान में शरिया लागू करना चाहता है वो पाकिस्तान की सरकार के हिसाब से बैड तालिबान। ये पाकिस्तान सरकार की पॉलिसी थी पहले। लेकिन देखो एक ऐसा एस्पेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कोई सर्वमान्य डेफिनेशन तो है ही नहीं, लेकिन सामान्यता एक ऐसा एस्पेक्ट है जो मिलिटेंट और टेररिस्ट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। आमतौर पे ना मिलिटेंट्स सिविलियंस को निशाना नहीं बनाते। आप देखोगे देश को आज़ाद करवाने के लिए जो मूवमेंट्स हैं ना, आमतौर पे वो सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाते। सामान्यतः देखो मिलिटेंट्स का टारगेट कौन होता है, आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री साइट्स, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स, इनको निशाना बनाया जाता है मिलिटेंट्स के द्वारा। जैसे देखो बलूच मूवमेंट है पाकिस्तान में, वो सिविलियंस को नहीं नुकसान पहुंचाते, वो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। हालांकि चाइनीज जो सिविलियंस हैं जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनको निशाना बनाया गया था। किस लिए? एक संदेश देने के लिए कि आप यहां पे बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मत क्रिएट कीजिए, आप यहां पे लूटने के लिए आ रहे हो। जो टेररिस्ट होते हैं ना दूसरी तरफ, वो सिटीजन्स में डर पैदा करने की कोशिश करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स, अंधाधुंध मारो सिटीजन्स को, बम ब्लास्ट करो, जितने ज्यादा मार सकते हो मारो। ये सोच होती है आमतौर पर टेररिस्ट की कि डर पैदा किया जाए कैसे ना कैसे करके। वो फर्क नहीं महसूस करते कि सामने वाला सोल्जर है, सिटीजन है, कोई भी हो, मारो बस। जैसे मुंबई में हमला हुआ था हमारे देश में। अब देखो फिर से आप आइए, हमास जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर मिलिटेंट ग्रुप है। देखो ये बात सच है कि हमास पैलेस्टीन को आज़ाद करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से इजराइल के ऊपर हमला हुआ है ना, और बहुत बुरे ढंग से इजराइल के सिविलियंस को मारा गया है, तो ये काम जो है वो सामान्यतः एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इजराइल जो है वो भी गाजा के सिटीजन्स को मारता है। अभी तक बहुत सारे बच्चों की भी डेथ हो चुकी है पैलेस्टीन के लोगों की, गाजा पट्टी के ऊपर जो बम गिराए गए हैं। देखो जब कोई देश सिविलियंस को मारता है या फिर मरवाता है तो ये कहलाता है स्टेट वायलेंस या फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। जैसे पाकिस्तान भी ऐसा करता है, इंडिया के खिलाफ टेररिज्म स्पॉन्सर करवाता है पाकिस्तान। वैसे देखो 1996 में ना इंडिया ने बल्कि प्रपोज किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कि टेररिज्म से निपटने के लिए ना एक कन्वेंशन अडोप्ट करो। नाम था उसका कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। लेकिन देखो 1996 में इंडिया ने यह प्रपोजल रखा था, तब से लेके अभी तक इस पे चर्चा ही चल रही है। इस कन्वेंशन को अडोप्ट नहीं किया गया है। एक एड हॉक कमेटी भी बनाई गई थी। इस कन्वेंशन में कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करने के लिए। जैसे सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्शियल इशू है ना, वो यही है कि टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। डेफिनेशन पर सहमति बनी नहीं पा रही है। जैसे यूएसए और यूएसए के अलाइ कंट्रीज है ना, वो बोलते हैं कि डेफिनेशन में ना ये चीज़ आप हटा दो कि वायलेंस कमिटेड बाय स्टेट मिलिट्री फोर्सेस ड्यूरिंग पीस टाइम। क्योंकि आपको पता है यूएसए की जो मिलिट्री है अक्सर उस पर आरोप लगते रहते हैं वायलेंस के, तो यूएसए ये लाइन हटवाना चाहता है ताकि यूएस की मिलिट्री को
स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म ना कहा जाए। उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ये बोलती हैं कि जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स हैं ना, जैसे हमास हैं, इसको हटाया जाए टेररिज्म की डेफिनेशन से, क्योंकि ये टेररिस्ट नहीं है, ये लिबरेट करने के लिए मूवमेंट्स हैं। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, उसी हिसाब से अलग अलग मांगे हैं। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ ये कह रही हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन होनी चाहिए टेररिज्म की। जब कोई देश किसी दूसरे देश में, सोवरेन कंट्री में मिलिट्री इंटरवेंशन करता है, जैसे रशिया ने हाल ही में यूक्रेन में किया, तो इसे भी टेररिज्म कहा जाए। तो सभी देशों की ना अपनी अपनी डिमांड्स हैं, और वो डिमांड्स ना ऐसी नहीं है कि जिस पर एक सहमति बनाई जा सके। इसी वजह से ये जो कन्वेंशन है 96 में आई थी, अगर अडोप्ट हो जाती है ये डेफिनेशन तो लीगली बाइंडिंग होगी, और जो जो देश इस कन्वेंशन को मानते हैं ना, फिर उन सब को, सभी टेरर ग्रुप्स को बैन करना होगा, टेरर कैंप्स को बंद करना होगा। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे टेरर कैंप्स चलते हैं। इसके अलावा स्पेशल कानून के अंतर्गत सभी टेररिस्ट के खिलाफ मुकदमा चलाना होगा, ट्रायल चलाना होगा, और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है इसे बंद करना होगा। इसका मतलब देखो ये भी है, जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई टेररिज्म करता है और वो भाग के पाकिस्तान में चला जाता है, तो फिर पाकिस्तान को ना उस पर्सन को इंडिया को सौंपना होगा। लेकिन देखो ये सब आइडियल चीज़ें हैं, लगता नहीं कि ये जो कन्वेंशन है अडोप्ट हो पाएगी। वैसे देखो आज हिंदू में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है ना इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट के ऊपर, ये लिखा गया है चिन्मय घरे खान के द्वारा, फेमस डिप्लोमेट जो अब रिटायर हो चुके हैं। ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं। हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को, बेशक पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा अटैक इजराइल के ऊपर, लेकिन देखो आज के समय में इजराइल एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। हमास का जो ऑब्जेक्टिव है ना कि हम इजरायली ऑक्यूपेशन को ख़त्म कर देंगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है हमास के लिए अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। और दूसरी तरफ इजराइल हमास को ख़त्म करना चाहता है। इजराइल की जो आर्मी है अब गाजा स्ट्रिप में घुसने वाली है हमास को ख़त्म करने के लिए। देखो ये भी आसान नहीं है। इससे पहले भी 2014 में इजराइल की आर्मी गाजा स्ट्रिप के अंदर गई थी। गाजा स्ट्रिप में ना नीचे इस प्रकार से ना 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा टनल्स का एक नेटवर्क है ज़मीन के नीचे, और ये इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, हमास को ही इस नेटवर्क के बारे में पता है, कौन सा जो टनल है कहाँ पे जाता है, कहाँ से निकलता है। बहुत सारे ट्रैप हैं इन टनल्स में। आपने शायद सुना होगा यूएस ने ना वियतनाम के ऊपर अटैक किया था 1965 में। वियतनाम के फाइटर्स ने अनेकों ऐसी टनल्स बनाई थी उस समय, और गुरिल्ला वारफेयर किया था यूएसए के अगेंस्ट। मेजर रीज़न था जिसकी वजह से यूएसए युद्ध नहीं जीत सका था वियतनाम में। और ये हमास ने जो टनल्स बनाई हैं ना, ये तो देखो कंक्रीट की टनल्स हैं, ज़्यादा बड़ी हैं, लाइटनिंग भी है, लेकिन वियतनाम में टनल्स का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं था, ना कंक्रीटाइजेशन था। तो कुल मिला के देखो इजराइल के लिए इन टनल्स को, हालांकि इजराइल कहता है कि हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है इन टनल्स को ख़त्म करने के लिए। 2014 में भी जब इजराइल की आर्मी एंटर की थी ना गाजा स्ट्रिप में, तो इजराइल ने कहा था कि हमने टनल्स को ख़त्म कर दिया। तब फिर हमास ने ये बोला कि इजराइल की आर्मी ने सिर्फ 5% टनल्स को ख़त्म किया है, बाकी 95% को वो टच नहीं कर सके हैं। और अभी तो ये टनल्स का नेटवर्क जो है और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब देखो ये जो टनल्स है ना, इनके एक्सेस पॉइंट सिविलियन बिल्डिंग से हैं, पब्लिक प्लेसेस से हैं, और ये टनल्स ना 3 प्रकार की हैं। एक प्रकार की टनल जो स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे गाजा स्ट्रिप से इजिप्ट में सामान ले जाने के लिए, लाने के लिए। दूसरे टाइप की टनल ऐसी हैं जहां पे इनका हमास वालों का कमांड सेंटर है। तीसरी प्रकार की टनल्स ऐसी हैं जहां से ये जाके अटैक करते हैं इजराइल के ऊपर। टनल्स इतनी कॉम्प्लेक्स है कि एक के नीचे एक टनल है। ये टनल है ना, इसके नीचे एक और मिलेगी, इसके नीचे एक और मिलेगी, पैरेलल टनल्स आपको मिलेंगी, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। तो इस प्रकार की टनल्स को ख़त्म करना इजराइल के लिए पूरी तरह से आसान नहीं है। तो कुल मिला के देखो बात यह है, राइटर के अनुसार चिन्मय घरे खान ये कहते हैं, ना तो देखो हमास इजराइल को एक लेवल के बाद नुकसान पहुंचा सकता, और इजराइल के लिए भी हमास को ख़त्म करना पूरी तरह से आसान नहीं होगा। और हमास को ख़त्म कर भी दिया तो हो सकता है कि गाजा स्ट्रिप के लोग जो हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन को चुन ले, वो भी यही मेथड अपनाए जो हमास के द्वारा आज के समय में अपनाए जाते हैं।
बात देखो यही है जो आपको भी पता है कि इंसान को आप ख़त्म कर सकते हो, लेकिन जो नफ़रत है, जो आइडियोलॉजी है, उसको ख़त्म करने में बहुत समय लगता है। तो इजराइल पैलेस्टीन जो युद्ध है ना, इसका देखो सॉल्यूशन पॉलिटिकल ही निकल सकता है अगर निकलेगा तो, और वो सॉल्यूशन है टू स्टेट सॉल्यूशन, जिसका समर्थन देखो इंडिया भी करता है। पीस आ सकती है तो इसी सॉल्यूशन से आ सकती है, दो देशों का निर्माण हो। इजराइल तो है ही एक देश, और इसके अलावा पैलेस्टीन के रूप में भी एक देश बने, और पैलेस्टीन में एरिया कितना हो वो सहमति बना के डिसाइड किया जा सकता है। पैलेस्टीन के अंदर ये एरिया आना चाहिए, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम पैलेस्टीन की राजधानी हो। यही एक सॉल्यूशन निकल सकता है, मतलब एरिया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अदरवाइज देखो जान तो सिविलियंस की जाएंगी। इजराइल के निर्दोष लोग मारे गए इतने बुरी तरीके से। हमने मुंबई का हमला झेला है, हमें पता है कि एक सिटीजन जिसकी कोई गलती नहीं होती, किस प्रकार से उनको बुरी तरह से मारा गया इजराइल में। और उसी प्रकार से इजराइल जो बमबारी कर रहा है उसमें निर्दोष लोगों की जान जाती है, उससे भी बहुत दुख होता है। निर्दोष लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। बहुत कुछ सहन किया है पैलेस्टीन के लोगों ने भी। आप बताइए इस इशू पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखो आर्टिकल अगला ओलंपिक को होस्ट करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो प्रधानमंत्री मोदी ने ना हाल ही में एक बात कही कि इंडिया तैयार है 2036 का ओलंपिक होस्ट करने के लिए। इंडिया कोई कसर नहीं छोड़ेगा 2036 एडिशन के लिए बिड लगाने के लिए। देखो एक बात सच है, अलग अलग देशों में ये बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स जब ऑर्गेनाइज होते हैं ना, जैसे 2008 में चाइना ने किया बीजिंग में, और अब 2022 में फिर से किया। फ़ायदे क्या होते हैं इसके? एक तो देखो कोई भी देश जब इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाता है तो वो अपनी पावर दिखाता है कि देखो हमारे पास कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। चाइना ने अभी बहुत लेविश ढंग से एशियन गेम्स की सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया। चाइना ने एक प्रकार से अपनी पावर को दिखाने की कोशिश की। इसके अलावा कुछ देश अपने कल्चर की छाप छोड़ना चाहते हैं बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के थ्रू। जैसे स्पेन में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हुए थे और स्पेन ने जगह जगह पे अपना कल्चर दिखाया, और भी देश ऐसा करते हैं। साउथ अफ्रीका में जब फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ 2010 में, तो साउथ अफ्रीका ने ये दिखाने की कोशिश की देखो बरसों तक हमने रंग भेद की नीति झेली, और अब जाके साउथ अफ्रीका प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी भी हासिल करना चाहती हैं सरकारें बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा के, और इकोनॉमिक पर्पज सर्व करना भी मकसद होता है। जैसे लंदन ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुए थे 2012 में, तो लंदन ने ना ईस्ट लंदन में इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाया। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, तो जैसे ही गेम्स ऑर्गेनाइज हुए इस सिलसिले में वहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री अच्छी चली, वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स जनरेट हुई। तो अनेकों फ़ायदे होते हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने से। इंडिया ने देखो 1982 में ना 1982 में एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया था। फिर उसके काफ़ी साल बाद 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स को इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया। बट देखो अगर उस दौरान आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो आपने भी वो सारी खबरें देखी थी कि किस प्रकार से ना उस समय बहुत आरोप लगे थे कि करप्शन हुआ है गेम्स की तैयारियों में, बहुत सारे स्कैंडल सामने आए थे, ढंग से हैंडल नहीं किया गया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों को। लेकिन अब ना इंडिया वो शर्म छोड़ रहा है कि हाँ कॉमनवेल्थ गेम्स हम ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर सके, लेकिन अब हम बड़े इवेंट्स होस्ट करने के लिए तैयार हैं। अब इंडिया के ना ग्लोबल एम्बिशंस हैं। ग्लोबल एम्बिशंस मतलब अब इंडिया पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाना चाहता है, अपनी पावर दिखाना चाहता है। जैसे वर्ल्ड कप है, इस बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप अकेला इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है, पहला ऐसा नहीं होता था। G20 का समिट इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ और काफ़ी बढ़िया ढंग से इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये समिट ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, उनके लिए रूटीन के मामले हैं, वो कोई इसमें प्राइड महसूस नहीं करते। बट इंडिया ने अभी तक बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड लेवल के समिट होस्ट नहीं किए हैं ना, तो G20 को लेके हमारे देश में एक्साइटमेंट बहुत था कि हाँ पहली बार इंडिया इतने बड़े लेवल का समिट होस्ट कर रहा है। अदरवाइज वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए तो रूटीन के हैं ये। यूएसए के लिए देख लो, यूएसए में तो हर साल यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के सेशन ऑर्गेनाइज होता ही है। राइटर कहते हैं 2036 में ओलंपिक्स होस्ट कौन करेगा, इसके लिए देखो अभी डिसाइड होने में वक्त लगेगा, क्योंकि जुलाई 2021 में तो ये डिसाइड हुआ है कि 32 का एडिशन कौन होस्ट करेगा। 2032 में ब्रिस्बेन में
ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होंगे। ब्रिस्बेन मतलब ऑस्ट्रेलिया में एक सिटी है। फिर राइटर कहते हैं G20 के साथ साथ ना आप जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की इंडिया की मांग देखिए। इंडिया लगातार परमानेंट काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की वकालत करता आया है। उसको भी आप इंडिया के ग्लोबल एम्बिशन से रिलेट कर सकते हो। फिर इस बार के एशियन गेम्स में इंडिया की परफॉर्मेंस की बात की जाती है। इस बार 107 मेडल जीते, और ये आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था, सैटरडे को ही डिस्कस किया था। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड जीता। उसके बाद से तो अलग अलग खेलों में इंडिया की जो तैयारियां हैं वो और बढ़िया चल रही हैं, और लगातार अलग अलग इवेंट्स में इंडिया की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जा रही है। उम्मीद ये है 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक ऑर्गेनाइज होगा, यहाँ पे डबल डिजिट मेडल इंडिया के पास आएंगे। लेकिन इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो, इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगती है इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाने में, तो एक डायलेमा आ जाता है कि सिर्फ अपने ग्लोबल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए क्या इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना उचित होता है? क्यों ना इतने पैसे का इस्तेमाल किया जाए इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है रियो ओलंपिक का 2016 में आयोजित हुए और टोक्यो ओलंपिक का। शुरू में जितना कॉस्ट सोचा गया था ना, वास्तव में उससे कहीं गुना ज़्यादा कॉस्ट आया टोक्यो ओलंपिक्स को होस्ट करने में। $15.4 बिलियन से $1 बिलियन में ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो इतने पैसे, तो क्या ये जायज़ है? हाल ही में देखो, ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी विक्टोरिया, एक प्रोविंस है वहाँ पे विक्टोरिया, इन्होंने तो अपने हाथ पीछे खींच लिए कि हम 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं ऑर्गेनाइज करेंगे भैया, बहुत खर्चा आएगा, हमारा इतना ब्योंत नहीं है, हमारी चादर छोटी है, हम नहीं करेंगे। इवन कनाडा का एक प्रोविंस एल्बर्टा, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के एडिशन से अपने हाथ पीछे खींच लिए, हम भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो ना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी ना होस्ट आसानी से अब मिलते नहीं हैं, तो इन्होंने भी अपनी ना अप्रोच थोड़ी लिबरल कर ली है। पहले ये इंटरनेशनल लिबरल कमेटी वाले बोलते थे होस्ट कंट्री को, जहाँ पे भी ये गेम्स ऑर्गेनाइज होने होते, बोलते आप नया स्टेडियम बनाओ, आप नया इंफ्रा बनाओ, आप ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करो। लेकिन इनको पता है यार ये सब करने में बहुत खर्चा आता है। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी समझ में आ गया है कि हर देश का इतना ब्योंत नहीं होता है, तो इन्होंने अपनी अप्रोच ना फ्लेक्सिबल कर ली है। ये अब होस्ट कंट्री को बोलते हैं कि यार अपनी ना ब्योंत के हिसाब से खर्च करो, जितना कर सकते हो ना। ब्योंत मतलब आप ब्योंत वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, देसी वर्ड है थोड़ा। ब्योंत मतलब जितना आपका बजट अलाउ करता है, जितना अपना बजट है ना उसी हिसाब से आप खर्च करो, बजट से ऊपर मत जाओ। ऐसा नहीं कि लोन लेके आप गेम्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। जैसे लंदन ने अच्छा काम किया था, लंदन ओलंपिक्स में ना जैसे स्कूल्स थे, स्कूल के जिम को इस्तेमाल किया गया, कम्युनिटी पूल्स का इस्तेमाल किया गया स्विमिंग कंपटीशन के लिए। तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है तो भी बढ़िया है। अब आईओसी ने ये अलाउ कर दिया है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आप भी अपनी राय बताइए, क्या इंडिया को ओलंपिक्स होस्ट करना चाहिए, और करना चाहिए तो कौन सी सिटी में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेट कंट्रोल ऑफ टेम्पल्स। ये देखो एक ऐसा इशू है जो जीएस पेपर 1 सोसाइटी से भी आप रिलेट कर सकते हो और जीएस पेपर 2 पॉलिटी से भी आप रिलेट कर सकते हो। इस पर ना एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल हमने डिस्कस किया था पहले, तो आप वहाँ से एक बार ये रिवाइज कीजिए। स्टेट कंट्रोल ऑफ टेम्पल्स, दोनों पक्ष के आर्गूमेंट्स हम जानेंगे कि स्टेट को टेम्पल्स कंट्रोल करने चाहिए या छोड़ देना चाहिए, टेम्पल कमिटीज़ के द्वारा अपने आप से टेम्पल्स को कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो आप ये आर्टिकल एक बार रिवाइज कीजिए। देखो आज के समय में हमारे देश में ना स्टेट के द्वारा ऑलमोस्ट 40,000 टेम्पल्स को यानी मंदिरों को कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। क्योंकि देखो बात मंदिरों की है तो बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं ना वो ये चाहते हैं कि सरकार का क्या काम है टेम्पल्स के कंट्रोल में, टेम्पल्स के मैनेजमेंट में। उनका ये कहना है सरकार को इन टेम्पल्स का कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है ना वो कम्युनिटी के हाथों में सौंप देना चाहिए। देखो जैसे ये एक्ट है ना, तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1959, ऐसे कई सारे एक्ट्स हैं जो सरकार को अलाउ करते हैं कि वो टेम्पल्स को कंट्रोल और मैनेज कर सकें। और ये जो डिमांड है ना टेम्पल डी कंट्रोल की वो बढ़ती जा रही है। उसके रीजंस क्या हैं? देखो सरकार अभी टेम्पल्स को कंट्रोल कर रही है ना,
तो कई जगहों पे ना जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको बुरी तरह से मिसमैनेज किया गया है। मतलब मंदिरों में जैसे जो चंदा आता है, जो चैरिटी आती है, उस पैसे का ठीक से इस्तेमाल नहीं होता। मंदिरों के रख रखाव में, मंदिरों में जो पुरानी चीजें होती हैं उनकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं की जाती। इस वजह से बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनका कंट्रोल सरकार कर रही है, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इवन करप्शन भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है मंदिरों के रिसोर्सेज की मैनेजमेंट में। इस वजह से ये जो डिमांड है ना टेंपल डी कंट्रोल की, वो बढ़ती जा रही है। हम ना दोनों पक्ष के आर्गुमेंट्स डिस्कस करते हैं, क्यों टेंपल्स का डी कंट्रोल होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। पहले बात करते हैं क्यों टेंपल्स का डी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, कौन से आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट, नो क्रेडिबल सक्सेसर। अगर देखो टेंपल्स का डी कंट्रोल हो गया तो आप एक बात बताइए, इसके बाद फिर टेंपल्स का कंट्रोल किसके हाथों में आएगा? आप बोलोगे सर आप ही ने तो बोला कम्युनिटी के हाथ में आएगा, लेकिन कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है, कम्युनिटी में किसके हाथ में आएगा वो बताइए ना। यही आर्गुमेंट है यहां पे कि सरकार ने अगर टेंपल्स को डी कंट्रोल कर दिया तो उसके बाद कोई क्रेडिबल सक्सेसर नहीं है, किसके हाथों में टेंपल्स की मैनेजमेंट यानी कंट्रोल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग एवल प्रैक्टिसेस। देखो आप ना अपनी स्पेक्ट्रम की बुक पे पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम की बुक में पढ़ते हो कि पुराने समय में ना बहुत सारे लोगों को ना मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी उनकी कास्ट के कारण। मतलब काफी बेकार की सोच थी कि आप अपवित्र हो, आपके मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा। तो सरकार कहती है, मतलब उस समय आजादी के बाद और आजादी से पहले भी कुछ एक्ट्स आए कि सरकार ये चीजें रोके कि मतलब टेंपल में सबकी एंट्री होनी चाहिए। तो ये जो आर्गुमेंट है ना, ये कहता है कि अगर सरकार ने टेंपल्स को डी कंट्रोल कर दिया ना तो उस प्रकार की चीजें दोबारा से देखने को मिलेंगी कि ये लोग मंदिर में नहीं एंटर कर सकते। जैसे हालांकि देखो सबरीमाला टेंपल का जो इशू है वो अलग है, जिसमें पर्टिकुलर सेक्शन में आने वाली महिलाओं को टेंपल में जाने से रोका जाता था, लेकिन ऐसी चीजें ना ज्यादा देखने को मिलेंगी अगर सरकार ने टेंपल को डी कंट्रोल कर दिया तो। ये एक डर है, आर्गुमेंट है, जो भी आप कहें। इसके बाद इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। देखो भारत का जो सेकुलरिज्म का मॉडल है ना वेस्टर्न कंट्रीज से अलग है। आप बताइए वेस्टर्न कंट्रीज का सेकुलरिज्म का मॉडल क्या है? देखो वेस्टर्न कंट्रीज का सेकुलरिज्म का मॉडल है स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड साइंस। ये लाइन है, यहां पे रिलीजन और यहां पे साइंस, दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। साइंस मतलब आप सरकार मान लीजिए, पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच में पूरी तरह से सेपरेशन। लेकिन भारत में सेकुलरिज्म का जो मॉडल है ना वो प्रिंसिपल डिस्टेंस का है। मतलब स्टेट जो है वो आवश्यकता पड़ने पर रिलीजियस अफेयर्स में इंटरवेंशन यानी इंटरफेयर कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। भारत में देखो आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 वैसे राइट टू रिलीजन से संबंधित है, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शंस दी हुई हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ है, मोरालिटी है, ऑर्डर है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो टेंपल कंट्रोल के पूरी तरह से अगेंस्ट नहीं है। इसके साथ साथ जुडिशियल बैकिंग भी है। सिरूर मठ केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था 1950s में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखो हालांकि टिप्पणी की थी कि पहले जो ये एक्ट है ना 1959 वाला, ये रिलीजियस लिबर्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक है, लेकिन देखो बावजूद इसके आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ना इस एक्ट को अपहेल्ड किया था। तो मतलब टेंपल कंट्रोल के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। और लास्ट में ये बोला जाता है देखो दूसरे धर्मों में भी तो स्टेट इंटरफेयर करता ही है, जैसे वक्फ एक्ट है, तो मतलब दूसरे धर्मों के लिए भी इस प्रकार के एक्ट हैं, तो फिर हम इसे गलत नहीं बता सकते कि सरकार टेंपल्स को कंट्रोल करती है। तो ये तो टेंपल कंट्रोल के पक्ष में हमने आर्गुमेंट्स को डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि टेंपल डी कंट्रोल के पक्ष में कौन से आर्गुमेंट्स हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट ये देखो सेक्युलर और डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के अगेंस्ट है। डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के अगेंस्ट कैसे है? देखो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के अगेंस्ट ऐसे है, अब मान लीजिए हिंदू कम्युनिटी का कोई मंदिर है, उसको मैनेज किया जा रहा है और कमेटी में मान लीजिए उस कम्युनिटी के कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये चीज तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है ना। सरकार क्या करती है, सरकार ने मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर दिया मंदिर को मैनेज करने के लिए, लेकिन देखो सरकार तो अपने ढंग से अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से किसी को भी अपॉइंट कर सकती है ना। तो टेंपल्स को कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें कुछ लोग होने चाहिए उसी कम्युनिटी के जिन्हें डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया गया है। यह चीज डेमोक्रेसी के पक्ष में है ना।
तो मतलब सरकार मैनेज करती है अपनी मर्जी से, किसी को भी अपॉइंट अगर सरकार कर देती है टेंपल को मैनेज करने के लिए, तो ये डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के अगेंस्ट है। सेकुलर क्रेडेंशियल्स के कैसे अगेंस्ट है वो तो हमने डिस्कस किया, इस पर डिबेट चलती है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं है, इंडिया के सेकुलरिज्म का मॉडल अलग है, कुछ लोग बोलते हैं है, तो उस पर एक अलग डिबेट है। उसके बाद है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 हमारे देश के संविधान का क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है आपको आजादी है, आप अपना धर्म फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हो। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 आपको इजाजत देता है कि आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, लेकिन यहां पे तो आप अपने हिसाब से नहीं कर रहे हो, सरकार कर रही है अपने हिसाब से। अब यहीं पे देखो विवाद आ जाता है। कुछ लोग बोलते हैं एक्सेप्शंस है, तो कुछ लोग बोलेंगे एक्सेप्शंस की जरूरत क्यों है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा है ना। मतलब सरकार तब इंटरफेयर करे ना किसी के रिलीजियस अफेयर में जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, लेकिन सरकार बिना फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के सरकार टेंपल्स में इंटरफेयर कर रही है, जो कि गलत है। ठीक है, उसके बाद आता है अनइक्वल डिग्री ऑफ कंट्रोल अमंगस्ट रिलीजन्स। जो एक पॉइंट है ना, जो हमने ये डिस्कस किया था कि सरकार दूसरे धर्मों में भी इंटरफेयर करती है, तो इसके खिलाफ में एक पॉइंट ये आता है कि सरकार ने वक्फ एक्ट बना तो रखा है, लेकिन जो वक्फ एक्ट के तहत जिन प्रॉपर्टीज को सरकार मैनेज करती है ना, वो सिर्फ चैरिटी वाली प्रॉपर्टी होती है। सरकार मॉस्क को कभी मैनेज नहीं करती, मतलब मस्जिद को सरकार मैनेज नहीं करती, लेकिन यहां पे तो सरकार साफ साफ टेंपल्स को कंट्रोल कर रही है, मैनेज कर रही है। तो ये कंपैरिजन कि दूसरे धर्मों में भी सरकार इंटरफेयर करती है, वहां पे भी एंडोमेंट एक्ट्स हैं, ये कंपैरिजन गलत है। उसके बाद ये एक्ट है सिरूर मठ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक्ट है ना, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1951 एक्ट, तो इस एक्ट के मतलब अपहेल्ड तो किया था, लेकिन कुछ प्रोविजंस पे बहुत सीरियस क्वेश्चंस उठाए थे। तो डिमांड ये है कि अब समय आ चुका है फिर से इस एक्ट को, इस प्रकार के दूसरे एक्ट्स को रिकंसिडर करने का। वे फॉरवर्ड में क्या बोलेंगे? देखो, कॉलोनियल ईरा का एक एक्ट है रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट 20 ऑफ 1863। यह कहता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ना कमेटीज बनाई जाएं और उन कमेटीज में रिप्रेजेंटेशन हो कम्युनिटीज की, और वो कमेटीज टेंपल्स को कंट्रोल करें। मतलब कमेटीज का रोल होना चाहिए टेंपल्स के कंट्रोल में, टेंपल्स की मैनेजमेंट में। तो अब देखो, ये जो एक्ट है ना, सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए अप्लाई होना चाहिए, और एक्ट ये भी इंश्योर करें कि कम्युनिटीज की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, कमेटीज में कम्युनिटीज की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। तब इस प्रकार की जब कमेटीज टेंपल्स को कंट्रोल करेंगी, इनका रोल होगा ना, तो फिर इस प्रकार की डिमांड को एड्रेस किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है। तो ये पूरा हमने इशू डिस्कस किया टेंपल्स के कंट्रोल से संबंधित। लास्ट में क्वेश्चंस भी देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो टेररिज्म से संबंधित, जो हमने फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया था, ये यूपीएससी ने पूछा था, 2015 में पूछा था शायद। नीचे वाला आर्टिकल जो है वो स्टेट कंट्रोल ऑफ रिलीजियस टेम्पल्स से संबंधित है। ये भी 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। pwonlyis.com पे जाके आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। और प्री से संबंधित आज देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस काफ़ी बन सकते हैं, जैसे जो टेररिज्म वाली कन्वेंशन है, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन टेररिज्म, क्या वो अडोप्ट कर ली गई है, नहीं की गई है, इससे संबंधित यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती हैं। और इसके अलावा एक टेंपल से संबंधित क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। आर्ट एंड कल्चर आपने पढ़ लिया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। वैसे आर्टिकल में ये डिस्कस नहीं हुआ है, 2014 में यूपीएससी ने पूछा था। पंचायतन काफ़ी फेमस टर्म है, यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है कि पंचायतन फेमस है किस लिए, क्या है ये, क्या कोई रिलीजियस सेक्ट है, विलेज एल्डर्स की कोई समिति है, क्या है ये? देखो टेंपल कंस्ट्रक्शन का एक स्टाइल है। इसको लोग तो एक वीडियो भी बनाई थी, एक जो अपना दूसरा चैनल है ना सुमित वाला, वहाँ पे खजुराहो टेंपल को लेके एक एजुकेशनल वीडियो बनाई थी। वो काइंड ऑफ मिक्स था, व्लॉग कम एजुकेशनल वीडियो। तो उसमें इस पंचायतन शैली के बारे में बताया था। आपको समय मिले तो आप सुमित वाले चैनल पे आप देखिएगा, सर्च मारिएगा सुमित रेवरी करके, वहाँ पे आपको खजुराहो टेंपल वाली वीडियो मिलेगी। वहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है पंचायतन क्या है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।